बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। आपने एक थंबनेल पे देख ली कि शेख रशीद साहब ने कप्तान का पूरा बयानिया दफन करके रख दिया, यूथियों पर बिजली गिरा दी। अब ये बयान उन्होंने ख़ुद दिया या उनसे दिलवाया गया, इस पे बात करेंगे। दूसरा, मैंने आपको असद उमर साहब का एक क्लिप सुनवाना है और आप यकीन कीजिए कि वो आप वीडियो क्लिप सुन के हैरान रह जाएंगे। वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। और तीसरा, वीडियो के आखिर में मैंने दुआ ज़हरा पे बात करनी है, जो वो बच्ची वो उसका सब कुछ। असल में मैं इस पे ना बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहा था। अब आज की जो डेवलपमेंट हुई, मुझे कोई सैकड़ों की तादाद में मैसेजेस आए और वो सुन रहे होंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने मैसेजेस, उन्होंने कहा कि नकवी साहब हमारी ख्वाहिश है कि आप इस पर बात करें। उसके बाद मैंने मुतअद्दिद सोर्सेस से, वकला से, मुख्तलिफ़ हवालों से मैंने बात की और इसके मैं दोनों पहलू, कानूनी पहलू भी, मुआशरती पहलू भी, क्या हुआ वो सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है और उसके बाद क्या होगा या क्या हो सकता है, अब क्या होगा, माजी में क्या होता रहा, ये केस था क्या, इसका मुआशरती और कानूनी पहलू मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको शेख रशीद का ये क्लिप सुनवाना चाहता हूँ। अब ये मैंने कहा ना कि उनसे ये बयान दिलवाया गया या उन्होंने ख़ुद दिया, यानी अगर उन्होंने ख़ुद दिया तो क्या ये वही वजह तो नहीं है कि जिस तरीके से उनको भी पता चल गया है और पीटीआई के अंदर ये डिस्कस हुआ है, कप्तान को कन्विंस कर लिया गया है कि अगली बार शेख रशीद साहब के मुकाबले में अपने लोग खड़े करें। भाई ठीक हो गया ना, पीटीआई के लोग उनको टिकट दें इनको, बिल्कुल। और ख़ान साहब ने भी यही हमें पता चला, मैंने आपको बताया था, अपडेट किया था कि ख़ान साहब बहुत गुस्से में थे। वो कहते हैं हमने इनको 2 सीटें दी हैं, इनको भी और इनके भतीजों को भी, इनके मुकाबले में कोई अपना बंदा हमने जो है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ा, तो इस वजह से इनको खुली छूट दी, खुला मैदान दिया, ये हमारे बलबूते पे जीते हैं। और पिंडी से ये 200 बंदे नहीं ले आया और वहीं पे ये बैठा रहा, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उन्होंने कहा कि मेरे कंटेनर के करीब तक भी इनको नहीं आने देना। और बहुत वो पहले भी इख्तलाफात बहुत सारे थे वो मैं को। तो शेख साहब के अंदर बातें तो बहुत सारी है। ज़ाहिर है शेख साहब वफाकी वज़ीर दाखिला रहे हैं, उससे पहले भी वज़ीर रेलवे थे, तो इसी हुकूमत में ख़ान साहब के करीब भी थे, उनको रसाई हासिल भी थी, बनीगाला तक भी, बहुत कुछ किचन कैबिनेट में थे। तो अब उनके सीने में तो बड़े राज हैं, तो उसकी वजह यह है कि वो बहुत सारे खोलते रहेंगे। अब ये ज़रा सुनिए, मेरा ख्याल है इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ख़ान साहब के पूरे बयानिए को शेख रशीद ने तहस नहस करके रख दिया है। मैं कहता हूँ कि शेख रशीद के इस बयान के बाद कौम यूथ की सफ़ों में सफ़े मातम बिछ गई है, उनके घरों में एक सफ़े मातम बिछ गई है। ये बयान आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए। असद उमर साहब का बयान भी मैं सुनवाता हूँ। फिर कम करनी, ये खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिठा गए, कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मुझे आईबी ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। जो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है। मुझे आईबी की तरफ से ये 4 महीने पहले बता दिया था कि हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने 2-3 महीने इंतजार किया कि आईबी की रिपोर्ट बाज़ सुनी सुनाई भी होती है और हवाई भी होती है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, शेख साहब फरमा रहे हैं मुझे आईबी ने ये पहले बता दिया था कि 4 महीने पहले बता दिया था आईबी ने कि आप जा रहे हैं। ठीक, आपके इस भाई ने आपको बता दिया था कि आईबी क्या रिपोर्ट्स दे रही हैं। जब मैंने ये बताया, उस वक़्त कुछ दोस्त, बड़े मेरे सहाफ़ी भाई भी कह रहे थे कि नकवी साहब आपको कैसे पता चला। मैंने कहा आप देख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो वीडियोस मौजूद हैं,
मौजूद हैं वो वीडियोस, आप देख सकते हैं कि मैंने कहा कि खान साहब को आईबी रिपोर्ट्स दे रही है और आईबी कह रही है कि खान साहब रिपोर्टिंग आपके लिए अच्छी नहीं है। मैंने ये भी बताया था कि आईबी कह रही है कि खान साहब क्यों नहीं असम्बलियाँ तोड़ रहे थे, इस वजह से कि आईबी रिपोर्ट दे रही थी कि अगर आप अब असम्बली तोड़ते हैं तो आपके जीतने के कोई चांस नहीं है, और आप जा भी रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर बहुत सी खलबली मच चुकी है। एक और बात मैं आपको आज एक्सक्लूसिव बताता चलूं, अब खान साहब के पास आईबी नहीं है क्योंकि खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो आईबी उनके अंडर नहीं आती, आईबी अब शहबाज शरीफ साहब के अंडर आती है। ठीक है, अब खान साहब के साथ खान साहब के जो लोग मुख्तलिफ जगहों पर मिल रहे हैं, नून लीग वालों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं, बहुत बड़ी बड़ी विकेटें भी गिरने वाली हैं। कौन किसके साथ मिल रहा है अब खान साहब को कोई खबर देने वाला नहीं है। अब आईबी खान साहब के अंडर नहीं आती, ठीक है ना, कि वो खान साहब को खबर देंगे कि कभी वो कहेंगे कि देखें जनाब वो आतिफ खान और फलां शहराम तरकाई फलां के साथ मिले हैं जाके किसी बड़े घर में, फलां बंदा फलां के साथ मिला है, तो खान साहब उनको बुला के फारिग कर देंगे। अब वो नहीं है। खान साहब आपके बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े फिगर जो शाम को आके आपके साथ सीईसी की मीटिंग में बैठते हैं, ये मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, और कहीं दूसरी जगह पर वो नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, कोई मौलाना साहब के साथ कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये हो सकता है आपको अपने हिसाब से कोई पता हो, आईबी तो आपको अब नहीं बता रही। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आईबी, यही जो आईबी है, ठीक है ना, इसने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। तो फिर खान साहब ने ये साजिश वाला और ये ख़त वाला ढोंग क्यों रचाया? ये क्यों इस तरह का बयानिया? ये तो फिर सब का सब जो है ना दफन हो गया ना। जब आपको 4 माह पहले पता था कि आप जा रहे हैं, तो ये अमरीकी साजिश और ये कौम यूथ को चूना लगाया जा सकता है। वो यहाँ से फारिग है ना, मैं कहता हूँ माजरत के साथ, ठीक है ना, उनको चूना लगाना आसान है, ठीक है, कौम यूथ यहाँ से फारिग होती है, उनको चूना लगाना इसलिए आसान होता है। तो अब शेख रशीद ने जो ये बात की है, इसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती किसी साजिश की, किसी बयानिए की, किसी चीज़ की। अब आ जाएं, मैं आपको सुनवाता हूं असद उमर साहब का एक क्लिप। इस क्लिप के बाद फौरी तौर पे मैं दुआ ज़ारा वाली इस पे चला जाऊंगा। अब बात ये देखिए, असद उमर साहब कह रहे हैं जब वो वज़ीर ख़जाना थे, उनसे जब बात हो रही थी, ये गालिबन उनका पीटीवी को इंटरव्यू है, और जब उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि भाई क्या कसूर था जब वो इतने सारे लोग, इतने सारे वज़राए आज़म, सारी की सारी हुकूमतें IMF के पास गईं। जब कोई हुकूमत गुज़र जाती है और अगली को IMF के पास जाना होता है तो उसका कसूर नहीं होता, क्योंकि 40 दिनों में या 2 महीने में कोई क्या कर सकता है, कितना कुछ को बिगाड़ सकता है। ये ज़रा आप सुन लीजिए इसका, अदरवाइज़ मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया तो इसका सारा डिक्शन स्पाइल हो जाएगा, मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। ये आप सुन लें, फिर मैं इस पर तबसरा करता हूँ, मज़ा तब आएगा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। 2008 में साइन किया, और बाय द वे इसके अंदर सब, उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों ने भी किए हुए, पीपल्स पार्टी ने भी किए हुए, एक इंटरिम गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है, 7 मरतबा फौजी हुकूमतों ने भी किए, 7 दफ़ा IMF एग्रीमेंट साइन किए हैं। जिसको 2008 में मैं रिसेंट एग्जाम्पल दे रहा था, नवीद कमर ने किया ना, तो नवीद कमर का कसूर नहीं था, उनकी गलती नहीं थी कि IMF प्रोग्राम 2 महीने में क्या कर लिया होगा खराब आके यार, ठीक है ना। जो पहले खराबी हुई उस एग्रीमेंट साइन किया। इसी तरीके से जब 2013 में सागदार ने किया तो सागदार का कसूर नहीं था, अभी तो आए थे पावर में, क्या उन्होंने खराबी कर ली होगी? जो पीपल्स पार्टी, नवीद कमर का उधर कसूर नहीं था, लेकिन नवीद कमर और उनके बाद जो दूसरे उनके हुकूमती जो साथी थे उनका कसूर था, जिसको सागदार ने पूरा किया। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ ने आज जो IMF का प्रोग्राम साइन किया, हमने 40 दिन में क्या कर लिया होगा? ज्यादातर एक्सपर्ट तो ये करें 40 दिन क्यों इंतजार किया, पहले क्यों? ये भी वो कह रहे हैं ना, बिल्कुल पहले चले जाना, सारे एक्सपर्ट ही करें। यानी तमाम एक्सपर्ट्स इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो मईशत उस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि IMF के अलावा कुछ चारा ही नहीं बचा। सवाल ये पूछा कि भाई आप में क्या फर्क है यार? आपने भी IMF प्रोग्राम साइन किया, आपने क्या, आप असद उमर कैसे
से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस पॉलिसी पे? इस सारी पॉलिसी के अंदर जो असद उमर या तहरीक इंसाफ या इमरान खान का जो टेस्ट होगा, जो तारीख देखेगी और वो कहेगी हाँ इन्होंने कोई मुख्तलिफ किया या नहीं किया, ये भी पुरानी बालों से थे। ये जब अगली हुकूमत आएगी ना, और जब उस वक्त वजीर खजाना बैठेगा, अगर वो बैठ के आपको यही दुख भरी दास्तान बता रहा हो कि यार ये IMF और सारे मईशत के एक्सपर्ट ये कह रहे हो कि चॉइस ही कुछ नहीं बची थी, ये तो IMF साइन ही करना था, इसका मतलब इमरान खान में, असद उमर में और तहरीक इंसाफ में और जो मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमतें पहले गुजरी उनमें कोई फर्क नहीं है। अब आप थोड़ा सा ज़रा देख लीजिएगा कि असद उमर साहब कह रहे हैं अगर हमारी हुकूमत गई और अगली हुकूमत आई और उसको भी IMF की तरफ जाना पड़े तो फिर इसका मतलब है हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी हम, हालांकि नून लीग की जब हुकूमत जाने लगी थी उस वक़्त आप देख लीजिए, अखबारात उठा के देख लीजिए, उस वक़्त ये परसेप्शन थी कि जी अब IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया गया है। ये अच्छे अखबारात में ये ख़बर आई थी कि नवाज़ शरीफ ने, PMLN ने, इसहाक डार साहब ने IMF को गुड बाय कह दिया है। लेकिन असद उमर साहब कहते हैं कि जब एक हुकूमत जाती है और दूसरी आती है तो वो 40 दिन में या 2 महीनों में क्या ख़राब कर लेगी, वो क्या ख़राब करेगी। ये तो उस हुकूमत की है जो 4 साल 5 साल रहती है, 3 साल रहती है, ये तो उस हुकूमत ने सत्यानाश किया है। ये बेचारे जो नए आते हैं ये 40 दिनों में, ये 2 महीनों में उन्होंने क्या ख़राब किया। हाँ, मेरे में, इमरान खान में और तहरीक इंसाफ में ये फ़र्क होगा कि जब हम आए हैं, ये उस वक्त जब मौसूफ बोल रहे थे उस वक्त ये वज़ीर ख़जाना थे, ठीक हो गया ना, बाद में इनको हटाया गया, अभी तो ये वज़ीर ख़जाना थे। इस क्लिप में वो वज़ीर ख़जाना थे असद उमर साहब। वो कह रहे हैं कि जब हम जाएंगे अगली हुकूमत को IMF की तरफ न जाना पड़े, ये हमारा कमाल है। लेकिन अगर अगला वज़ीर ख़जाना भी बैठ के यही दुख भरी दास्तान बयान कर रहा हो कि IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, तो फिर हमारी नालायकी है, फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इस क्लिप के बाद मैं यूथियों को कहूँगा हूँ आराम ही। अच्छा चलें, इसको छोड़ दीजिए। एक ख़बर आपको सुनाता जाऊँ, और वो ख़बर ये है कि मस्जिद नबवी में जो शोर होगा हुआ था, जो तौहीन रिसालत हुई थी, जो तौहीन मस्जिद नबवी हुई थी, उसमें मोहम्मद ताहिर नामी PTI के सपोर्टर पाकिस्तानी मोहम्मद ताहिर को मदीना मुनव्वरा में 3 जजेस साहिबान ने 3 साल कैद और 10,000 रियाल जुर्माने की सज़ा सुना दी है। और अब ये सज़ाओं का सिलसिला जारी हो चुका है। ठीक हो गया। अब ये आपके पास ये ख़बर ज़रूर पहुँचानी थी। अब आ जाएँ जनाब दुआ ज़ारा वाले केस पर। इस पर मैं नहीं बोलना चाह रहा था, मैं कुछ वजूहात थी, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था कि बस ठीक है वो कुछ भी हो। हालांकि ये केस सिर्फ कोई उस तरह का केस नहीं था, बल्कि इस केस ने बड़ी अहमियत अख्तियार कर ली थी। ये एक पॉलिटिकल भी बन गया था केस, एक पॉलिटिकल करंट अफेयर का केस भी बन गया था। लेकिन मैंने वो नहीं, जहाँ तक आज उनकी वालदा को जिस तरीके से रोते हुए लोगों ने देखा, बेहोश होते हुए देखा, तो कुछ लोगों ने मुझे ये भी लिखा कि नकवी साहब हमसे तो देखा ही नहीं गया। ये ठीक है, क्योंकि जो औलाद वाले होते हैं, मेरी अपनी बेटियां हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि मैं बेटियों को अपने बेटों से 10 गुना ज़्यादा पसंद करता हूँ और उनसे प्यार करता हूँ। बल्कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो आम तौर पे मुझे कई दफ़ा कह भी देते हैं, कोई थोड़ी सी बात होती है, कहते हैं अबू आपने इनको सर पे चढ़ाया है। तो मैं जवाब में भी ये कहता है कि बेटा खैर कोई मसला नहीं है, बेटियों को सर पे चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, वो ऐसा इशू नहीं है। तो मैं अपना भी उस हिसाब से उनके मैं जज्बात एहसासात समझ सकता हूँ वालदैन के, और ख़ास तौर पे वालदा के, ठीक है। मुझे उनके जज्बात की रिस्पेक्ट भी है, एहतराम भी है, ठीक। अच्छा, मैं इसको इंसानियत के नाते से भी देख रहा हूँ, इसका मैं सोशल पहलू भी देखूँगा, मुआशरती पहलू, सोशल एस्पेक्ट भी और लीगल भी। और मेरी आदत है मैं कुछ वकला से भी वो करता हूँ। मैंने बहुत सारे वकला को भी जिसमें मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत ही क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट भी हैं, फैमिली लॉ के एक्सपर्ट भी हैं और फैमिली मैटर्स के भी। और इस हवाले से मतलब वो उनसे भी मैंने काफ़ी लंबी बात की, तो वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता भी चली, और इसका सोशल पहलू तो वो मैं वैसे ही बयान करूँगा। अब एक बच्ची जो कुछ अर्सा पहले, दुआ ज़हरा उसका नाम था, कराची से वो गायब हो गई, और फिर कुछ अरसे के बाद उनके वालदैन ने अगवा का मुकदमा करा दिया
और कुछ अरसे के बाद पंजाब से वो जो है ना बरामद हुई और पता चला कि उन्होंने ज़हीर अहमद नामी एक लड़के से शादी की। अच्छा, उसके बाद उस बच्ची ने बल्कि उसी दौरान उस बच्ची ने वो मजिस्ट्रेट की अदालत में जाके बयान भी रिकॉर्ड करवाया और उसने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ घर से, और मुझे उसका बयान सोशल मीडिया पे भी चला और मजिस्ट्रेट के सामने भी उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, किसी ने जबर नहीं किया, किसी ने अगवा नहीं किया और मैंने ज़हीर अहमद से शादी की है, मैं अपने शौहर के साथ खुशी खुशी रह रही हूँ। अच्छा, लेकिन वह अगवा का मुकदमा यहाँ पे वो हो चुका था। काफ़ी लोगों ने उनके साथ, उनके वालिदैन के साथ हमदर्दी भी की, सिंध पुलिस ने भी तो, और फिर वहाँ पर कराची यानी सिंध हाई कोर्ट ने भी आर्डर किया उस बच्ची को बरामद कराने का और जी ले आने का। वो बच्ची लाई गई सिंध हाई कोर्ट। जब वो काफ़ी अरसा गुज़र गया, बीच में महीने गुज़र गए, जब उस बच्ची सिंध हाई कोर्ट आई तो उनके वालिदैन भी गए और फिर उसके बाद जनाब उनके वालिदैन से एक पहले तो वो बिल्कुल ही नहीं मिलना नहीं चाह रही थी, तो उनके वालिदैन से दूसरे दिन यानी मुलाकात भी कराई गई। ठीक, जब मुलाकात करवाई गई और उनकी वालदा बाहर आईं और वो रोते रोते आईं और वो सब ने देखा भी सही और वो बेहोश हो गईं और वो रोते रोते, और जिस तरीके से उनकी जो हालत थी तो बाकी वालिद की भी। मुलाकात में कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि जो उनके वालिद साहब, उनकी वालदा दुआ ज़हरा की, उनकी बहन और उनकी खाला, गालिबन ये थे 4 लोग, और ये उनके जज साहब के चैम्बर में मुलाकात हुई है। वहाँ पे अदालती अमला भी मौजूद था। अब अदालती अमले का जो बयान कोर्ट हुआ है, वालदा ने बाहर आके कहा कि हमारी जो बच्ची है वो, अच्छा इसमें सॉरी मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, सिंध हाई कोर्ट में आके दुआ ज़हरा ने पहले दिन ही बयान दिया, पहले दिन ही, कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। अब जज साहब ने कहा कि भाई अगवा का मुकदमा तो इधर ही ख़त्म हो गया ना, क्योंकि जब बच्ची कह रही है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया तो अगवा का मुकदमा तो बनता नहीं है। फिर इसका मतलब ये है कि अगवा का मुकदमा, वो तो आज दूसरे दिन भी जब वो उसको, अलबत्ता ये है कि उनके वालिद साहब ने कहा था, बच्ची के वालिद ने, दुआ ज़हरा के वालिद ने, उनके वालिद ने, कि मेरी बच्ची तो अभी बालिग ही नहीं है, वो तो 14 साल की है, ये मेरी शादी को भी उनके बकौल, वो कहते मेरी शादी को टोटल हुए हैं कोई 17 बरस, और ये किस तरह से 17 बरस की हो सकती है और ये तो ये 18 बरस की हो सकती है, ये कैसे मुमकिन है, ये 14 बरस की है, ये तो अभी बालिग ही नहीं है। अच्छा, जज ने कहा, जज साहब ने, कि जी आप इसका मेडिकल करवाएं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, वो क्लास में मैं आपके सारे सामने रखता हूँ। तो जनाब उसके बाद जनाब वो जब उनका मेडिकल कराया गया, एक लेडी डॉक्टर ने उनका मेडिकल किया और उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा की जो एज है, उम्र है, वो 16 से 17 साल के दरमियान है, बल्कि ये लिखा हुआ था कि 17 साल के ज़्यादा करीब है। ठीक, जब वो आए तो फिर 17 साल में। अच्छा, यहाँ पे ये मामला वो हुआ कि जो मैरिज लॉ है, जो शरई कवानीन हैं, जो थ्रू आउट पाकिस्तान चल रहे हैं, उसके मुताबिक 16 साल की बच्ची, उसकी शादी अपनी मर्ज़ी से हो सकती है। ठीक, ये बात ये फिर उनके वालिदैन के लिए ज़्यादा परेशान कुन थी। उन्होंने इस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज भी किया वगैरह, वो अभी तक बाद में देखा जाएगा, वो चलेगी। इस दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या जो भी होता है, सोशल सेंटर या जो भी है, उसमें हिफाजती तहवील में अदालत ने भेज दिया था 2 दिन के लिए कि इनका मेडिकल करवाया जाए और फिर दोबारा लाया जाए। अब इस दौरान जो ज़हीर अहमद उनके शौहर थे, बच्ची के जो शौहर हैं दुआ ज़हरा के, उनके पिछलों ने, वालिदैन ने वगैरह ने हरासमेंट का भी केस किया कि जी इस तरीके से हमें हरास किया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में। अब बच्ची को लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश करना है 2-4 रोज़ बाद, जब भी करना है। तो अब आज जो कराची की अदालत में, वहाँ पे हाई कोर्ट में जो फ़ैसला सुनाया, इस दौरान उनकी मुलाकात भी करवाई गई। अब मैं जो अदालती अमले के रिमार्क्स पढ़ रहा था कि उनकी जो मुलाकात करवाई गई, तो कहते हैं कि जनाब वालदा बहुत रोईं, बेहोश हो गईं, उनके गले भी लगीं, लेकिन बच्ची की 10 मिनट की मुलाकात थी। दुआ ज़हरा ने अपनी वालदा के साथ, अपने वालिद के साथ, अपनी बहन या खाला में से किसी के साथ एक लफ्ज़ तक भी नहीं बोला। ठीक है,
ये दुआ ज़ारा। और वो चुप करके सर नीचे करके, सर झुका के बैठी रहीं, कपड़ा ऊपर डाल के। और इस दौरान उनको वालदा ने गले भी लगाया। वालदा बिल्कुल चीखें मार के रोईं। उनको ये कहा कि बेटा हम आपको घर, आप हमारे साथ चलो, हम आपके साथ वादा करते हैं, हम 2 माह में 6 माह में इस तरीके से जब आप जैसे कहेंगी अब आपकी शादी कर देंगे, हम प्रॉपर आपको इज़्ज़त के साथ रुखसत कर देंगे, ये करेंगे वो सब। बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। ज़ाहिर है जो उनका अपना कंसर्न था। बच्ची नहीं मानी। बच्ची ने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। ये अदालती अमला जो कोर्ट कर रहा है, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जी अब बात यह है कि बच्ची ने चूँकि ख़ुद कह दिया है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, अगवा का मुकदमा तो ख़त्म हो गया, ठीक। अब इनको पेश किया जाए लाहौर हाई कोर्ट में और बच्ची को इजाज़त है कि अपनी मर्ज़ी के साथ जिसके साथ चाहे जाना चाहती है चली जाए। वो कहती है कि अगर यहाँ जाना चाहती है वालिदैन के साथ, वो कहती है कि मैं अपने शौहर के साथ जाना। बच्ची ऑलरेडी कह चुकी है कि मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। तो जो मैंने पूछा, मैंने कुछ वकला से सवालात किए। मैंने कहा जी ये मुझे बताएं कि ये जो मेडिकल होता है, जब लेडी डॉक्टर साहबा ने कहा कि ये तकरीबन 17 साल की हैं, तो इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है या झूठ या इस कहते हैं कि जी ये नकवी साहब बात ये होता है, मैं ख़ुद भी लॉ ग्रेजुएट हूँ और कुछ अर्सा मैं प्रैक्टिस भी की है, जिसमें मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज़ भी हैं और वो अच्छे खासे सीनियर वकला हैं और बाकी भी मतलब बहुत से अच्छे मतलब लॉयर्स हैं जिनसे मैंने बात की, तो क्रिमिनल के भी हैं, फैमिली लॉ एक्सपर्ट्स भी हैं। उन्होंने मुझे यही कहा कि नकवी साहब बात ये है कि जब इतना हाई प्रोफाइल केस बन जाए तो तब डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर होता है या होती है वो गड़बड़ बहुत मुश्किल से, क्योंकि वो फिर आपको पता नहीं उनकी जान पे बन जाती है, तो आम तौर पे ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगवा का जो मुकदमा किया गया तो वालिदैन को आम तौर पे पता होता है साहब, ये बात नहीं, ये मैं वकला की उन बातों से बिल्कुल इतफ़ाक़ करता हूँ कि वालिदैन की उनसे उस हवाले से उनको पता होता है कि बच्ची को या बच्चे को हमने किस हवाले से रखा हुआ है या हमने क्या उन पे सख्ती की हुई है या इसकी इंटेंशंस क्या हैं। वालिद या वालदा से कोई ज़्यादा बच्चों का माहिर नफ्सियात नहीं होता, ठीक है ना, भले वो कुछ भी हो जाए, वो सारी नफ्सियात उनकी समझते हैं और उनकी बात से मैं इतफ़ाक़ करता हूँ। तो वो कहते हैं कि इन्होंने अगवा का मुकदमा किया लेकिन वो नहीं वो हो सका, कारगर वो उनका हथियार नहीं हुआ। तो अब मैंने कहा कि यार अब जो है अब क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा अब हमें 99.9% यही लग रहा है कि उनके मामला शौहर के हक़ में जाएगा, बशर्ते कि वो बच्ची ख़ुद दोबारा आके को मजिस्ट्रेट की अदालत में ये ना कह दे कि जी मैंने वालिदैन के साथ जाना है, या वही बच्ची जिस तरह से उनकी वालदा ने आके बाहर कहा कि जी हमारी बच्ची हमारे साथ जाना चाहती है और ये ज़बरदस्ती वहाँ ले गए हैं। तो बहरहाल कहते हैं कि जब तक अगर वो ख़ुद बच्ची ना कह दे तब तक जो है ना वो केस बहुत कमज़ोर है और ये ज़हीर अहमद जो उनके शौहर हैं उनके साथ उनको जाना होगा, ठीक है, और वो उनके साथ ही जाएंगी क्योंकि वो ख़ुद उनके साथ जाना चाह रही हैं। ये तो है इसका। अब वो लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश होंगी तो डेफिनेटली उसने वहाँ भी वही बात करनी है। मैंने आपसे कहा ना कि बशर्ते कि ख़ुद वो बच्ची ना कह दे कि मैंने वालिदैन के साथ जाना है, अदरवाइज़ वो कहते हैं कोई ऑप्शन नहीं है। एक दो बातें और मुझसे वकला ने डिस्कस की हैं। वो कहते हैं कि उनके वकील से, जो बच्ची के वालिदैन का वकील था, कहते हैं कि उनके वकील से कुछ ख़ास गलतियाँ हुई हैं। अगर वो ये गलतियां ना करता, अगर उनको ये ऑलरेडी मशवरा देता या उनके वालिदैन भी उनसे भी ये गलतियां ना होती, लीगली मैं बात कर रहा हूँ, लीगली कानूनी तौर पे उनसे कुछ गलतियां हुई, अगर ये ना होती तो उनका मुकदमा बहुत मजबूत होता, ठीक है ना। वो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता और ना मुझे कोई उस किस्म की उस हवाले से कोई बताने का शौक़ है। खैर, अब मैं इसके ज़रा माशरती पहलू पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, माशरती या अखलाकी पहलू हमारे माशरे के। देखिए साहब, बात यह है, हम सारे बच्चों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, बेटे भी हैं, और बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके बड़े अजीब व गरीब किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, रिपरकशंस भी हैं। इसको जब आपके बच्चे जब इस्तेमाल, मुझे उस कर्ब का और उस दुख का पूरा एहसास है कि जो दुआ ज़ारा का के वालिदैन का और ख़ास तौर पे उनकी जो वालदा का दुख और कर्ब है और जिस तरीके से वो रोई हैं और जिस तरीके से उनकी हालत है, उस हालत ज़ार का भी मुझे पूरा एहसास है, उनके साथ हमदर्दी भी है। लेकिन बच्चों को
आप बिल्कुल नोट किया करें, आप बच्चों को संभाला करें, आप बच्चों को मादर पिदर आज़ाद न छोड़ें, आप बच्चों को उनका बुरा भला समझाएं, आप बच्चों पर हद से ज़्यादा सख्ती ना करें। आप बच्चों पर यानी दीन इस्लाम वो दीन फितरत है कि जिसने आप यकीन करें कि मैं आपको कहता हूँ ना कि छोटी से चींटियों तक के मसाइल भी आपको बताए हैं, ठीक है। और बच्चों के मसाइल भी कि बच्चों की तरबियत किस अंदाज में करनी है। हम किसी भी हवाले से ना बिल्कुल जनाब एक तरफ जाते हैं तो चले जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं तो चले जाते हैं, ठीक है ना, तवाज़ुन खो जाते हैं। और जिस तरीके की वो तरबियत करनी चाहिए और जिस तरीके से बिल्कुल गैर मामूली सख्ती नहीं होनी चाहिए, गैर मामूली ढील नहीं होनी चाहिए। वालिदैन दुश्मन नहीं होते बच्चों के, लेकिन वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारी, और जब हम इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं, मैंने ऐसे भी अपने दोस्त देखे हैं कि जो 24 घंटे में तकरीबन कोई 18-20 घंटे जब वो अपने, ये मैं ख़ुद मीडिया से भी, जो कि मेरा ताल्लुक़ मीडिया से भी रहा, तो वो जब वो होता है तो 18-20 घंटे बाहर रहते हैं। रात को 3 बजे आए, 4 बजे आए, सो गए, नहीं पता होता। आपने 4-4 नौकर भी आप अफोर्ड कर रहे हैं, रखे होते हैं आप लोगों ने, 10-10 नौकर भी अफोर्ड कर रहे होते हैं, सब कुछ आपको, उनको पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बच्चों को सर आपका टाइम भी चाहिए, ठीक हो गया। ये मैं सिर्फ मीडिया की तो मैंने मिसाल दे दी है। इसी तरह से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इसी तरह से कोई ब्यूरोक्रेट हो, इसी तरह से कोई भी हो, तो आपको पता ही कोई नहीं होता कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके घर में हो क्या रहा है, आपको कोई उसमें कोई वो उस हवाले से। तो जब ये कॉम्बिनेशन, क्यों कहते हैं कि ये जो मैरिज है, मैरिज मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, तो ये जो मैरिज है ना, मैरिज इन इटसेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूशन। ये मैरिज एक इदारा है पूरा, ये इंस्टीट्यूशन है। ये आप जो भी लोग हैं, मुझे बहुत ही, मुझसे 10 गुना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मुझे सुनते हैं, तो ये मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। मैरिज एक जो जिस तरीके से ऐसे नहीं फरमा दिया रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो इसको तर्क करता है वो हम में से नहीं है, ठीक हो गया ना, मेरा तारिक सुन्नत जो है वो हम में से नहीं है। आप आम तौर पे ये कार्ड्स पे भी ये हदीस लिखी होती है, तो इतनी बड़ी बात कह देना, ये तो इसका मतलब ये है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ तो है। ये घर जो है, ये जो फैमिली है, ये जो मैरिज है, इन इटसेल्फ इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन। इसी चीज़ को तो मगरिब मिस कर रहा है, जिसको ये मशरकी रिवायात और इस्लामी रिवायात में इतनी अहमियत हासिल है। तो अगर उस अहमियत को आप अपने टाइम फ्रेम को और इर्रेगुलर बन के और इनडिसिप्लिन्ड होके उसको तबाह बर्बाद करेंगे, तो ऐसे ही रिज़ल्ट निकलेंगे। मुझे हमदर्दी है पूरी। ये वो केस था जिसकी वजह से मैंने कहा कि चलें आज आपके इसरार पर मैं इस पे बोल दूं कुछ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।